student. Today we will talk about another interesting topic from the genetic, that is about the sex line trait. as as we know that हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम यानी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखिए ये 46 क्रोमोसोम, इसके दो फर्दर हमने डिवाइड किया है इस 46 को टू कैटेगरी में। अब देखिए हमारे पास जो 22 पेयर है, तो ये 22 पेयर हमारी बॉडी जिस इस 22 पेयर में इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी की बनाने के लिए, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं ऑटोसोम। जबकि हमारे पास 23rd पेयर जो है यानी लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी 23rd वाला, ये क्या है, ये हमारे पास मेलनेस एंड फीमेलनेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस किस्म की क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की। अगर आपको क्रोमोसोम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए इस सेक्स क्रोमोसोम मेनली रिस्पॉन्सिबल है मेलनेस और फीमेलनेस के लिए। ये क्रोमोसोम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखिए हमारे पास जो मेल को देखें तो मेल क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये क्या है, ऐसी किस्म के एक मेल एक इंडिविजुअल है। इसमें 22 जो है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या है, ये तो ऑटोसोम है, सब में सेम है। अगर हम मेल की बात कहते हैं तो मेल हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई, मीन इट इज़ ए सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द मेलनेस। अगर फीमेल को देखें तो फीमेल में क्या है, एक्स एक्स। तो ये क्या है, ये फीमेल, मीन दीज क्रोमोसोम दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलनेस और फीमेलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये क्या है, ऑटोसोम मेनली बॉडी कैरेक्टर्स को बॉडी को बनाने के लिए इसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हम ऑटोसोम मेनली ये 44 होते हैं। ये जबकि दो क्रोमोसोम जो है मेनली 2 क्रोमोसोम दैट एक्स एंड वाई, दीज आर एक्चुअली द सेक्स क्रोमोसोम। तो अब देखिए हम सिक्स लिंक ट्रेट, तो इसके लिए हमने ये पहले से बेस बनाया। तो अब देखिए हम सिक्स लिंक ट्रेट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली the chromatid, while this center for this is called as centromere. Now अब देखिए हमारे पास इस क्रोमोसोम में कुछ पोजीशन कुछ लोकेशन में क्या होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जीन्स होते हैं जिसमें एक फिनोटाइप या एक प्रोटीन की बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। तो इस जीन की लोकेशन को हम लोकस कहते हैं। तो जीन क्या है, इट इज़ बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड या आर द बेसिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें क्या होती है, एक प्रोटीन की बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जीन किधर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक खास किस्म का लोकेशन है जिसको हम लोकस कहते हैं, और मेनली दीज जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। अब देखिए जब ये जीन इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इससे क्या बनता है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है। जब मैसेंजर आरएनए फर्दर क्या होती है, इसकी ट्रांसलेशन होती है और फर्दर इससे रिजल्ट क्या बनता है, हमारे पास प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन क्या है, नॉर्मली हम कहते हैं कि ये प्रोटीन एक पिनोटाइप एक इंडिविजुअल का बनाता है या ये एक ट्रेट बनाता है। तो मेनली क्या हुआ, इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन या पिनोटाइप या यू कैन से क्या है, ट्रेट बन गया। तब देखिए ऐसा किस्म का ट्रेट जिसका जीन प्रेजेंट होता है कौन से क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर। ये हमारे पास क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम। तो ऐसा किस्म का ट्रेट जिसका जीन मेनली प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पर, तो ऐसे किस्म के ट्रेट को हम कहते हैं सेक्स लिंक ट्रेट। और इस जीन जो कि मेनली एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, इस जीन को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन। तो ये एक्स लिंक जीन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स लिंक ट्रेट। तो आप डिफिनीशन को देखें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि ये क्या है। तो आप देखिए a trait whose gene is present are located on the X chromosome, this is called a sex-linked gene. So this is the definition of the sex-linked gene. तो आप देखिए ये जो सेक्स लिंक जीन है, ये इसकी जब इनहेरिटेंस होती है यानी ये जब नेक्स्ट जनरेशन में जाती है तो ये एक खास किस्म की पैटर्न में जाती है। इसके लिए एक स्पेशल नेम यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। यानी जब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में जाती है तो ये क्या होते हैं, एक खास किस्म का पैटर्न फॉलो करती है जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। तब देखिए क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है। अब देखिए हमारे पास एक पेरेंट है यानी मेल पेरेंट है। जब ये मेल पेरेंट से क्या होता है, नेक्स्ट में F1 जनरेशन में फीमेल में यहाँ से कुछ करैक्टर जाती है फीमेल में, और फीमेल डॉटर से फिर फर्दर सन में जाती है। तो अब देखिए F2 सन में जाती है। तो मेनली ये सेक्स लिंक ट्रेट मेल से मेल की तरफ जाती है, लेकिन दरमियान में क्या होती है, एक फीमेल रिक्वायर होती है। तो ऐसी किस्म के पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। मेनली मेल से यानी ग्रैंडफादर से
ग्रैंड सन में जाती है, लेकिन दरमियान में डॉटर की रिक्वायरमेंट F1 जनरेशन में ये रिक्वायर होती है। तो ऐसी किस्म के पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, मेल से मेल में, लेकिन दरमियान में क्या फीमेल ये रिक्वायर होती है। तो ऐसी किस्म के पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न। अब डिफिनेशन को देखें, फ्रॉम ग्रैंड फादर थ्रू हैज डॉटर, यानी F1 जनरेशन में जो ऑफ होगी तो वो क्या होगी, वो डॉटर होगी। तो नेक्स्ट F2 जनरेशन में फिर सन की तरफ जाती है, यानी मेल की तरफ जाती है थ्रू दिस F1 डॉटर्स। तो ऐसी किस्म के पैटर्न को क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं। तो अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट क्रिस क्रॉस पैटर्न से रिलेटेड है। इट्स नेवर पासेस फ्रॉम फादर टू सन, मीन इट इज़ नॉट, क्या होते हैं ये डायरेक्टली, अगर फादर देखे तो फादर से डायरेक्टली सन में ये ट्रांसफर नहीं होती। ऐसे किस्म के इनहेरिटेंस यानी सिक्स लिंक ट्रेड जो है ये डायरेक्टली फादर से सन की तरफ नहीं जाती। मेनली इट रिक्वायर द F1 डॉटर्स एंड देन क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है सन की तरफ। ये क्रिस क्रॉस पैटर्न मेनली T.H. मॉर्गन ने डिस्कवर किया 1935 में, जिसमें उन्होंने नोबेल प्राइज भी विन किया था। तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न एंड सिक्स लिंक ट्रेड के बारे में था। अब देखिए हमारे पास सिक्स लिंक ट्रेट के हमारे पास दो किस्म के टाइप है। एक को हम कहते हैं सिक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट और इसके इनहेरिटेंस को हम कहते हैं फिर एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस। दूसरा हमारे पास टाइप है सिक्स लिंक ट्रेट की, वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, या यू कैन से द ट्रेट। अब देखिए हमारे पास ये एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस क्या है। मेनली ये जबकि हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील की वजह से जो इनहेरिटेंस हमारे पास आता है, तो ऐसे किस्म के इनहेरिटेंस जो कि मेनली एक्स क्रोमोसोम में एन रिसेसिव एलील की वजह से आया है, तो ऐसी किस्म की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो अब देखिए हमारे पास ये जो हेमोफिलिया है, तो हेमोफिलिया हमारे पास क्या है, अगर ये एक इंडिविजुअल में इस स्पर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये एच शो करता है कि ये एलील डोमिनेंट है। तब देखिए ये एक हमारे पास फीमेल है, अगर इस स्पर्म में ये क्या करता है, ये हेमोफिलिक एक हमारे पास फीमेल है, इसका जो जीनोटाइप है वो इस तरह से, यानी इसमें जो एलील है वो डोमिनेंट, यानी हेमोफिलिया के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो डोमिनेंट फॉर्म में है। तो ये क्या करता है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, यानी ये जो फीमेल है ये क्या है, ये नॉर्मल है। तब देखिए हमारे पास एक फीमेल है, अगर इसमें ये जो हेमोफिलिक एलील है ये क्या है, ये रिसेसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉल एच जो कि है ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है रिसेसिव एलील। तो मेनली ये जो सेक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस में ये क्या करता है, ये खुद को रिसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। मेनली ये सेक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या है, रिसेसिव फॉर्म में ये जो एलील है वो रिसेसिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये रिसेसिव फॉर्म में फिर खुद को एक्सप्रेस करता है और डोमिनेंट फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। तो ऐसी किस्म की सिक्स लिंक ट्रेट को हम कहते हैं सिक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, और इसके इनहेरिटेंस को यानी इसके ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस है। तब देखिए हमारे पास दो किस्म के डिसऑर्डर है जो कि मेनली एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील की वजह से क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। तो वो हमारे पास ये दो किस्म की डिसऑर्डर्स है, एक हमारे पास हेमोफिलिया है, दूसरा हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस है। जबकि हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस क्या होता है, ये मेनली एक्स क्रोमोसोम में डोमिनेंट एलील की वजह से ये क्या होते हैं, ये एक्सप्रेस होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। मेनली इसके कुछ डिसऑर्डर है जो कि मेनली एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एलील की वजह से ये क्या होते हैं, ये एक्सप्रेस होते हैं, ये किस्म के डिजीज़ वो क्रिएट होते हैं। एक हमारे पास अल्फोर्ड सिंड्रोम है, दूसरा हमारे पास कॉफन लोरी सिंड्रोम्स, तीसरा हमारे पास एक डिसऑर्डर है जो कि मेनली एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, वो हमारे पास विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकॉर्ड। दीज आर द एक्चुअली द डिसऑर्डर दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, दैट आर मेनली काज डू टू द रिसेसिव आर डोमिनेंट एलील जो कि मेनली प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। तो इस बेस पर हमने ये टू कैटेगरी बनाई है, और फिर इससे जो डिसऑर्डर बनते हैं, तो ये इसके डिसऑर्डर के कुछ डिसऑर्डर थे जो कि मेनली डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील की वजह से एक्स क्रोमोसोम में है ये पैदा होते हैं। तब देखिए मेनली हम एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस में ये जो दो डिसऑर्डर है, एक हेमोफिलिया है, दूसरा हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस है। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं हेमोफिलिया को, लेटर ऑन जितनी भी डिसऑर्डर है वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में हेमोफिलिया को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अब देखिए हेमोफिलिया क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि ये एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है जो कि मेनली एक्स क्रोमोसोम में किसकी वजह से, रिसेसिव एलील की वजह से ये किस्म का डिसऑर्डर या डिजीज़ क्या है वो क्रिएट होता है। तो इट इज़ ए सिक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट।
नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमारे पास एक हेरिडिटी डिजीज़ है। मेनली ऐसी किस्म की डिजीज़ होते हैं कि जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, तो ऐसी किस्म की डिसऑर्डर को हम कहते हैं हेरिडिटरी डिसीजेज। नेक्स्ट देखिए डिस्कवरी के बारे में। तब देखिए हमारे पास ये जो हेमोफिलिया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जॉन कोटो ऑफ फिलाडेल्फिया एंड 1803 मैन में उन्होंने क्या किया, इस हेमोफिलिया को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया। तो ये फर्स्ट केस में यानी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जॉन कोटो को दिया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस हेमोफीलिया। अब देखिए हेमोफीलिया एक्चुअल में क्या है, तो अब डिफिनेशन को देखिए। हमारे पास ये जो हेमोफीलिया है ये एक ऐसा किस्म का डिसऑर्डर है या डिजीज यू कैन से, तो जिसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का जो ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो ऐसी किस्म की डिजीज़ को हम कहते हैं हेमोफीलिया। नॉर्मली एक इंडिविजुअल में जब हमारी बॉडी में जहाँ पर एक जगह पर कट आता है तो उससे ब्लड क्या कहते हैं, उसकी ब्लीडिंग होती है, तो कुछ देर के बाद वो उसकी क्लॉटिंग एज खुद बहुत इसकी क्लॉटिंग हो जाती है। तो मेनली हमारी ब्लड में कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि मेनली ब्लड को क्लॉट करता है यानी ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है। तो जब हेमोफीलिया एक इंडिविजुअल को हो जाता है तो इसमें क्या होता है, मेनली इसका जब क्लॉटिंग का जो फिनोमेना है वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, वो नहीं होता और कंटिन्यूसली एक इंडिविजुअल से ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे इवन इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी किस्म की डिजीज़ को हम हेमोफीलिया कहते हैं। A disease in which the blood does not clot properly, मेनली ब्लड की क्लॉटिंग एक प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जिससे कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो जाती है। अब देखिए इसको हम दूसरे नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमारे पास ब्लीडिंग डिजीज़ है जो कि मेनली मैंने पहले भी कहा कि इसमें क्या होती है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, इस वजह से इसको ब्लीडिंग डिजीज़ कहते हैं। एक दूसरा नाम है रॉयल डिजीज़, बिकॉज दिस डिजीज mainly well nominated in the royal family of the England, so that's why it is called as royal disease. अब हम एक शॉर्ट सा हिस्ट्री ऑफ द हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हमारे पास जो जीव पीपल थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुई, वो इस डिजीज़ के बारे में अवेयर थे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक खास किस्म का फ्रैक्टस यानी वो सरकमसेशन मेल एम्फेंट का जब सरकमसेशन करते थे तो वो उसके दरमियान वो मेल एम्फेंट से कंटिन्यूसली कुछ मेल एम्फेंट में क्या होते हैं वो कंटिन्यूसली उसकी ब्लीडिंग हो जारी रहती थी, तो वो क्या थे, वो इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक हेरिडिटी डिजीज़ है। तब देखिए इस सेंटेंस को, द जू आर फर्स्ट were first to become aware of the disease during their practice of circumcision of male infant, यानी जब भी ये मेल इन्फेंट का सर्कमसेशन करते थे तो इसके दरमियान कुछ इस दौरान में कुछ मेल इन्फेंट से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी जो कि स्टॉप नहीं होती। तो ये इनके बारे में एक खास किस्म का क्लू था जो कि मेनली ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इसमें हमारे पास ये डिजीज़ जो हेमोफीलिया है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये इनके बारे में क्या थी, उनके बारे में उनके पास नॉलेज नहीं थे कि ये क्या है, असल में ये डिजीज़ कौन सा डिजीज़ है। जब ये डिजीज़ मेनली जब इंग्लैंड में जब रॉयल फैमिली में जब ये डिजीज़ क्या हुआ, ये अफेयर हुआ, तो लोगों ने इनकी तरफ फर्स्ट अटेंशन इसकी तरफ आया और फिर इस हेमोफीलिया पर काम हुआ। तब देखिए ड्यूरिंग द डिजीज़ रिसीव्ड अटेंशन व्हेन इट अफेयर अमंग द यूरोपियन रॉयल्टी ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, जबकि ये जब इंग्लैंड का जब शाही खानदान में ये डिजीज़ क्या हुआ, ये अफेयर हुआ, तो लोगों ने इनकी तरफ क्या किया, एक अटेंशन दिया, जब एक केस के बारे में क्या करें, कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें कि ये किस तरह से ये डिजीज़ क्या होता है, अफेयर होता है, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाए। तो मेनली जीव में तो फर्स्ट अफेयर हुआ, लेकिन काम इंग्लैंड के जब शाही खानदान में ये अफेयर हुआ तो इसके बाद इस हेमोफीलिया डिजीज़ पर काम शुरू हुआ। अगर हम देखें कि ये जो हेमोफीलिया डिजीज़ है इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में देखें कि ये रेशो देखें कि मेल में फीमेल में क्या रेशो है, तो नॉर्मली दिस डिजीज़ हेमोफीलिया this is more common in male as compared to the female because male have only one X chromosome and this disease क्या है, ये disease जो कि mainly X क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील की वजह से ये डिजीज अफेयर होते हैं, क्योंकि मेनली मेल में एक्स क्रोमोसोम है, तो देट्स वाई मेल आर मोर अफेक्टेड एज कम्पेयर टू द फीमेल वेयर बोथ एक्स क्रोमोसोम इट इज़ प्रेजेंट। ना अब देखिए हमारे पास ये जो हेमोफीलिया है इसका जेनेटिक काज क्या है, ये क्यों ये हेमोफीलिया अफेयर होती है, इसकी पीछे रीज़न क्या है। तब देखिए ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये सिक्स क्रोमोसोम क्यों है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तब देखिए ये एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम पर हमारे पास एक लोकस पर एक जीन है
ये हमारे पास ये लोकस, तो इस लोकस पर एक जीन है। दूसरा हमारे पास ये है, ये जो दूसरा क्या है, लोकस है, इस पर एक अनदर जीन है। तो ऐसे जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, एक खास किस्म का फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म को देता है। तो अब देखिए ये जो जीन, तो इस ये जीन में इंफॉर्मेशन होती है कुछ प्रोटीन की, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो कि एक खास ब्लड जब इंजरी हो जाती है तो ब्लड के क्लॉटिंग में ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, यानी ब्लड को क्लॉट करता है, यानी ब्लड को क्या ब्लीडिंग से बचाता है। तो एक खास किस्म का ये जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन फर्दर क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प, यानी ब्लड की क्लॉटिंग में एक खास किस्म का रोल प्ले करता है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो जीन है, तो ये जीन मेनली क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन कौन सा है, वो हमारे पास प्रोटीन है क्लॉटिंग फैक्टर 8। ये एक खास किस्म का प्रोटीन है जो कि क्या करता है, मेनली ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प प्रोवाइड करता है। अब देखिए एक जीन में क्या करता है, फैक्टर 8 प्रोटीन को बनाता है, जो कि मेनली ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तब देखिए हमारे पास सेकंड लोकस पर एक जीन है। तब देखिए ये जीन क्या करता है, ये एक अनदर फैक्टर को क्या करता है, एक अनदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोटीन हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर 9 है। हमारे पास टोटल 13 फैक्टर है। ये जो फैक्टर है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लॉटिंग फैक्टर हमारे पास जो 9 है, तो ये क्या करता है, ये भी ब्लड को क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद देता है। तब देखिए ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कि किस तरह से एक नॉर्मल इंडिविजुअल में इस क्रोमोसोम से, इस जीन से क्या बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फर्दर क्या करते हैं, ब्लड को ब्लीडिंग होने से बचाता है। अब देखिए हमारे पास जो हेमोफीलिया है, इसमें क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। तो नहीं क्यों होती है, इसका जो रीज़न है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अब देखिए हमारे पास इस जीन में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, यानी क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, या यू कैन सिंपली से दैट इट change occur in these genes that are responsible for what, that are responsible for the clotting factor 8 and clotting factor 9। अब देखिए इसमें जब चेंजेस हुआ, तो चेंजेस के बाद हमारे पास प्रोटीन, वो ये प्रोटीन जो कि है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं बनेगा। जब क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9 ये नहीं बनेंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो जाती। तो इस वजह से एक हेमोफिलिक इंडिविजुअल में क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। तो इसका मेन रीज़न म्यूटेशन है इन द जीन। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो फर्दर इसका जब इंडिविजुअल का क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग एक प्रॉपर तरीके से नहीं होती। अब ये मेल को देखिए, हमारे पास मेल का जो क्रोमोसोम है वो एक्स वाई, जो कि मेलनेस को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई। तो नॉर्मली इसमें हमारे पास एक ही जीन की कॉपी होती है। अगर ये जीन जो कि नॉर्मली मदर से आती है, अगर ये इन्फेक्टेड है तो इंडिविजुअल क्या, मेल इंडिविजुअल आर मोर सब्सेप्टेड, आर मोर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज बिकॉज ऑफ दिस एक्स क्रोमोसोम। ओनली वन एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं फीमेल को देखिए तो इसमें 2 क्रोमोसोम है, एक्स एक्स। अगर एक इन्फेक्टेड कॉपी है तो इसके पास एक नॉर्मल है, तो इस वजह से ये फीमेल आर लेस अफेक्टेड एज कम्पेयर टू द मेल। What are the various types of the hemophilia? So normally hemophilia, we have 3 type of the hemophilia, that is hemophilia A, that is hemophilia B and hemophilia C. Now अब we look, अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो हेमोफीलिया ए एंड बी है, तो नॉर्मली ये 6 लिंक रेसेस हो। अब हम नॉर्मली हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर इस जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट फंड है वो लास्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब देखिए ये जो हेमोफीलिया ए है, ये दिस इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेमोफीलिया, दिस इज हेमोफीलिया ए। It is less common as compared to the hemophilia A. So hemophilia B, it is actually less common as compared to the hemophilia A. While the hemophilia C, it is the least common form or type of the hemophilia. नेक्स्ट पॉइंट को देखें कि हमारे पास ये जो हेमोफीलिया ए है, ये 80% ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द हेमोफीलिया दे आर नॉर्मली द हेमोफीलिया ए। नॉर्मली 80% of the hemophilic individual they belong to the hemophilia A, while 20% of the individual and the words they are actually affected by hemophilia B, while less than 1% of the hemophilia ये हमारे पास बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी हेमोफीलिया सी से। अब देखिए यहाँ पर ये जो हेमोफीलिया ए है, this is called as royal disease because as we have already discussed in the history of hemophilia, ये जो हेमोफीलिया नॉर्मली कॉमन थी, रॉयल जो कि फैमिली थी इंग्लैंड की, तो इसमें कॉमन थी, तो इस वजह से इसे रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। अब देखिए ये जो हेमोफीलिया बी है, इसे क्रिसमस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, जबकि ये हेमोफीलिया सी है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रेयर हेमोफीलिया, दिस इज एक्चुअली लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेमोफीलिया।
तो अब देखिए ये जो हेमोफीलिया ए है, ये हेमोफीलिया बी है, ये हेमोफीलिया जो सी है, ये नॉर्मली इसकी फीचर रीज़न क्या है। तो नॉर्मली हमने जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात की थी कि नॉर्मली ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है इसकी जीन में म्यूटेशन आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। तो इस चेंजेस या म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस या प्रोडक्शन नहीं हो जाती। तो इस वजह से ये जो हेमोफीलिया है, ये जो ब्लीडिंग है, ये कंटिन्यूसली हो जाती है। तो यही रीज़न है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस टाइप ऑफ द हेमोफीलिया। तो नॉर्मली जो हेमोफीलिया ए है, तो ये जो रिस्पॉन्स इसकी जो कास्ट है, दिस इज मेनली कास्ट बाय द मिसिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। नॉर्मली जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 इसकी मिसिंग की वजह से, यानी इसकी एब्सेंस की वजह से जो जो हेमोफीलिया को जो टाइप है वो अफेयर होती है, वो हमारे पास है हेमोफीलिया ए। जबकि हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी की वजह से जो हेमोफीलिया अराइज होते हैं, उसे हम कहते हैं हेमोफीलिया बी। जबकि हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर 11 की मिसिंग की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से जो हेमोफीलिया अराइज होती है, उसे हम कहते हैं हेमोफीलिया सी। तो अब देखिए ये जो हेमोफीलिया ए है या जो हेमोफीलिया बी है, तो हमने जब काजेस ऑफ या जेनेटिक काजेस ऑफ द हेमोफीलिया में भी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम पर दो लोकस पर जीन थे। एक कंट्रोल करता था क्लॉटिंग फैक्टर 8 को, जबकि दूसरा लोकस में जो जीन था वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता था क्लॉटिंग फैक्टर 9 को, यानी वो जीन रिस्पॉन्सिबल था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 9। जबकि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 11 है, ये एक्स क्रोमोसोम के अलावा ऑटोसोम पर क्या करता है, वो प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से ये जो हेमोफीलिया ए है, ये हेमोफीलिया बी जो है, नॉर्मली ए एंड बी दे आर बिलोंग टू द एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट that we have discussed in the start of the lecture। तो अब देखिए ये जो हेमोफीलिया सी है, does not belong to the X link recessive trait or inheritance। तो अब देखिए ये नॉर्मली हेमोफीलिया सी इज ए रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज। नॉर्मली ये जो हेमोफीलिया बी एंड ए, these are present the gene part this hemophilia they are located on the X chromosome and their recessive form। जबकि ये जो हेमोफीलिया सी है, ये ऑटोसोम पर रिसेसिव एलील की वजह से अराइज होते हैं, जो कि नॉर्मली बिलोंग नहीं करते एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट थे। तो अब देखिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कुछ जो कि मेनली रिलेटेड है हेमोफीलिया से। ये जो प्रॉब्लम्स है ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, क्योंकि ये मेनली एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो अब देखिए हम फर्स्ट स्टार्ट लेके नॉर्मल इंडिविजुअल से, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड करें कि ये जो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है, ये शो करता है कि ये क्या है, हेमोफिलिक है या ये नॉर्मल है। तो अब देखिए हमने स्टार्ट लिया बिल्कुल नॉर्मल से। तो फर्स्ट अब देखिए हमने एक पेरेंट्स लिया, 2 पेरेंट्स हमने लिए, एक का जीनोटाइप हमारे पास है एक्स। आप फर्स्ट आप देखिए यहाँ पर मैंने एच को लिखा है, तो ये एच रिप्रेजेंट करता है हेमोफीलिया के। अगर ये एच हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल शो करता है कि ये जो इंडिविजुअल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। अगर ये एच हमारे पास स्मॉल है, तो स्मॉल रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंडिविजुअल है, ये हेमोफिलिक है, यू कैन से दैट इट इज़ अफेक्टेड बाय हेमोफीलिया। अब देखिए ये कैपिटल एच जिधर पर भी, जिस क्रोमोसोम पर भी कैपिटल एच है, तो ये शो करता है कि ये इसका जो एलील है, ये डोमिनेंट फॉर्म है। चूंकि हेमोफीलिया ये रिसेसिव है, तो इस रिसेसिव को शो करने के लिए हमने यहाँ पर ये स्मॉल एच को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एच से हमने रिप्रेजेंट किया। अब देखिए यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है, यहाँ पर जो एलील है वो क्या है, वो डोमिनेंट फॉर्म है। इंडिविजुअल मेनली ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मेल है, तो मेल को देखिए, मेल के एक्स क्रोमोसोम पर एलील कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच रिप्रेजेंट करता है कि ये डोमिनेंट है। इट मीन दिस मेल इट इज़ नॉर्मल वाइल दिस फीमेल इट इज़ आल्सो नॉर्मल। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने गेमीट बनाए। जब हम इन दोनों के क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, हम गेमीट बनाते हैं। तो गेमीट हमने बनाए, यहाँ पर ये गेमीट, दूसरा ये गेमीट, यहाँ पर भी 2 गेमीट बनाए। तब देखिए लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द मेंडल्स, अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ईच जो गेमीट है, ये गेमीट, ईच गेमीट रिसीव वन ऑफ द एलील। तब देखिए ये एक एलील एक गेमीट की तरफ आया, ये एलील है, ये इस गेमीट की तरफ आया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीट इट मीन दैट द ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन ईच allele is received by each gamete or each allele it is go into the one gamete। यहाँ पर भी आप देखें सेम केस, सो दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तब देखिए इस ओवा को इस स्पर्म के साथ आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, एक इंडिविजुअल हमारे पास बनता है। तो अब देखिए F1 जनरेशन में जब इस गेमीट को इसके साथ कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास इस किस्म का इंडिविजुअल का जीनोटाइप बनता है, तो कि जो कि नॉर्मली क्या है, नॉर्मल है, कैपिटल कैपिटल। तो अब देखिए इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अनडिफिनेटेड असर्टमेंट।
अब देखिए ये जो एलील है ये इसी के साथ भी कंबाइन होता है और ये जो एलील है इस गेमीट के साथ या इस एलील के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए हमारे पास 4 किस्म के इंडिविजुअल F1 जनरेशन में हमारे पास आए, जो कि आल क्या है, ये all of these progeny are normal because here the allele it is dominant on the X chromosome। अब देखिए नेक्स्ट हमने लिया कुछ आगे जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं कि हम इजीली अंडरस्टैंड करें कि एक इंडिविजुअल हमने अफेक्टेड लिया, मेल लिया या फीमेल लिया, तो प्रोजीनी में क्या प्रोपोर्शन किस रेशो के साथ अफेक्टेड इंडिविजुअल बनेंगे। तो इसी प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं। तब देखिए ये इस दूसरी केस, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, नॉर्मल के लिए। अब देखिए नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, एक फीमेल लिया। फीमेल को क्या है, फीमेल नॉर्मली कैरियर फीमेल है। तब देखिए यहाँ पर मेल क्या है, ये नॉर्मल मेल है, फीमेल कैरियर है। तब देखिए यहाँ पर भी सेम केस एस गेमीट फॉर्मेशन होगी और एलील एक गेमीट की तरफ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ F1 जनरेशन में कुछ इंडिविजुअल बन गए। तो अब देखिए यहाँ पर H, तो ये जो इंडिविजुअल फीमेल है ये क्या है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर जो मेल है ये भी क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि एलील डोमिनेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर जो फीमेल है तो ये अगेन क्या है, कैरियर फीमेल है। अब देखिए ये जो ऑफस्प्रिंग, मेल ऑफस्प्रिंग, ये क्या है, ये हमारे पास हेमोफिलिक है। तो अब देखिए जब आप कैरियर फीमेल को नॉर्मल मेल के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो आपके साथ यानी फीमेल कैरियर हेमोफिलिक मीन हेमोफिलिक है ये, लेकिन क्या है, कैरियर है। आप देखिए जब इस फीमेल का मैरिज करते हैं इस मेल के साथ, तो नॉर्मली वन सन क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा, जबकि हमारे पास एक फीमेल वो कैरियर, जबकि एक मेल एंड एक फीमेल क्या होगी, ये नॉर्मल होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें जिसमें हमने क्या किया, हमने जो फीमेल है वो क्या किया, वो हेमोफिलिक लिया, जबकि हमारे पास जो मेल है वो क्या है, वो हमारे पास नॉर्मल है। अब जब इनके दरमियान हमने क्रॉस किया तो हमारे पास F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बने, तो आप देखिए यहाँ पर नॉर्मली ये जो फीमेल है ये क्या है, ये हमारे पास कैरियर है, जबकि इस मेल को देखें तो ये क्या है, ये हमारे पास हेमोफिलिक मेल है, जबकि ये फीमेल अगेन क्या है, कैरियर है, जबकि ये मेल अगेन क्या है, हेमोफिलिक है। अगर हम इसका जो परसेंटेज के लिहाज से इसका रिजल्ट देखें तो हमारे पास 50% सन्स जो कि क्या है F1 जनरेशन में ये हेमोफिलिक है, यानी ये अफेक्टेड है विथ हेमोफिलिया, जबकि 50% डॉटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैरियर है। तो ऐसी किस्म का क्रॉस या मैरिजेस जिसमें हमारे पास नॉर्मली फीमेल हेमोफिलिक है, मेन नॉर्मल है, तो ऐसी केस में 50% सन जो कि हेमोफिलिक एंड 50% डॉटर क्या होगी, वो कैरियर होगी। नेक्स्ट हमने एक क्रॉस लिया जो कि नॉर्मली, अब देखिए हमारे पास जो भी मेल हेमोफिलिक मेल है वो सर्वाइव नहीं करता, वो जल्दी मर जाता है। तो अब देखिए हमने एक मेल सपोज के लिया भी, अगर पहुंची भी, तो इस ऐसी किस्म का मैरिज हुआ जिसमें हमारे पास कैरियर फीमेल थी, जिसका मैरिज हुआ एक मेल के साथ जो कि क्या है, वो हेमोफिलिक है। तो ऐसी क्रॉस में क्या बनता है, तो अब देखिए हमारे पास F1 ऑप्शन में जो डॉटर, एक डॉटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैरियर है, ये ऑफस्प्रिंग सन जो कि है क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल, ये कैरियर फीमेल, दिस इज नॉर्मल मेल, वाइल दिस इज हेमोफिलिक फीमेल, दिस इज अगेन हेमोफिलिक सन। तो नॉर्मली एक सन हमारे पास, यानी एक डॉटर जो कि क्या है, ये कैरियर है, दूसरा डॉटर हमारे पास ये हेमोफिलिक है। आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल मेल है और एक नॉर्मल क्या है, यानी 50% हमारे पास, 25% यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मेल है ये क्या है, ये हेमोफिलिक है, जबकि हमारे पास ये कैरियर, एक डॉटर कैरियर, दूसरे हमारे पास अफेक्टेड है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू द हेमोफिलिया। अब हम पढ़ेंगे द टाइप ऑफ हेमोफिलिया। यहाँ पर हमने हेमोफिलिया की टाइप, यहाँ पर हमने ओवरऑल पढ़ा, हमने सेक्स लिंक ट्रेट के बारे में, जो इसके डिफरेंट टाइप थे, फिर इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर रिलेटेड थे एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट से एंड एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट। तो नॉर्मली जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट थे हमने हेमोफिलिया का एग्जांपल लिया, तो ये हेमोफिलिया के सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, हेमोफिलिया है क्या, फिर इसके टाइप थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स लिंक ट्रेट एंड हेमोफिलिया। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वॉलंटियरली डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स लिंक ट्रेट एंड हेमोफिलिया। थैंक यू सो मच।